सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट्स में सीरीज के पहले दिन थोड़ी सी नर्वसनेस आपको देखने को मिल रही है। कल मंथली एक्सपायरी हुई थी और अब सितंबर सीरीज का आगाज हो गया है। निफ्टी बेहद फ्लैट है, लेकिन थोड़े से ऑफ हाइज का एक्शन यहाँ पर आपको नजर आए। शुरुआत ठीक ठाक हुई थी और वहां से अब मार्केट थोड़ा सा फिसला ही है। बात करते हैं निफ्टी बैंक की, तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ चुनिंदा पीएसयू बैंक स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। आधे प्रतिशत से ज़्यादा बढ़िया और परफॉर्मेंस बैंकिंग स्टॉक्स आप देखें तो काफ़ी हद तक आज बढ़िया चल रहे हैं। इनफैक्ट फाइनेंशियल्स पर भी फोकस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप देखें मिड कैप 213 अंकों की बढ़त है। ठीक बात है, निफ्टी नहीं चल रहा है, लेकिन छोटे स्टॉक ज़रूर चल रहे हैं। और स्मॉल कैप्स में देखें तो 145 अंक और स्मॉल कैप पर ज़्यादा फोकस करिएगा। डेज हाई पर आता हुआ निफ्टी स्मॉल कैप तकरीबन 1% के राउंड फिगर गेन्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। एडवांस और डिक्लाइन स्मॉल कैप और मिड कैप के दम पर 2140 शेयरों में तेजी, 1005 ऐसे गिरावट वाले सेक्टर्स का हालचाल क्या है। कच्चे तेल में तो गिरावट आई है और इसी के चलते इंडिया विक्स भी आपको 3% नीचे नजर आएगा। कैपिटल मार्केट्स बीएसई आज भी चल रहा है, ब्रोकिंग स्टॉक आज भी चल रहे हैं। एनर्जी की बास्केट ऊपर है, कैपिटल गुड्स में फ्लैट एक्शन, ऑटो चल रहे हैं न्यूट्रल पर। डिफेंस स्पेस के स्टॉक्स में देखें तो थोड़ी सी गिरावट है। पीएसयू बैंक का मैंने जिक्र किया, मैसिव आउट परफॉर्मेंस, 1% से ज़्यादा का गेन्स है। साइन चल रहा है, लेकिन आईटी के बाकी के स्टॉक्स इंक्लूडिंग इन्फोसिस यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है गिरावट। एफएमसीजी चलने का नाम नहीं लेता। फाइनेंशियल्स में 1% के मूव हैं। मेटल्स में चमक ठीक ठाक है। हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर ऊपर है। फार्मा में आधे प्रतिशत की तेजी, रियल्टी पैक के स्टॉक्स मजबूत और ऑयल एंड गैस की बात हमने ऑलरेडी कर ली। अब मैं आपको दिखाता हूं कि निफ्टी के गेनर्स कौन से स्टॉक्स हैं तेजी वाले, कहां पर आपको देखने को मिल रही है गिरावट। तो बैंकिंग में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। क्या बात है, सभी बैंकों की तरफ से बढ़िया परफॉर्मेंस, लेकिन ड्रैग देखने को मिलेगा भारतीय एयरटेल, इन्फोसिस, एल&टी और रिलायंस, जो कि 10 अंकों का दबाव आपको फिलहाल बनाता हो। इसकी चलते आप देखें कि निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज, थोड़ा सा चौपी आपको नजर आ रहा है। अब बात करें निफ्टी बैंक की, तो बैंक में तो सभी दिग्गज तेजी की तरफ, 445 अंकों का टोटल कंट्रीब्यूशन, जिसमें अकेले आईसीआईसीआई बैंक 225 अंक दे रहा है, बढ़िया बात है। लेकिन इंडसइंड बैंक 50 अंकों का दबाव, एचडीएफसी बैंक 21 अंकों का दबाव और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के गिरने से निफ्टी बैंक पर कोई खास असर नहीं, क्योंकि केवल सिर्फ 4 अंकों का दबाव यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो सो फार सो गुड, बैंक्स, फाइनेंशियल्स और साथ में आप देखें तो और भी बहुत सारी स्पेसेस ऐसे हैं जहाँ पर आपको स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। लेकिन ये हफ्ता बहुत ही रोमांचक देखने को मिला है। मार्केट्स में बहुत तेज़ उतार चढ़ाव है। अब ऐसे में हमारे साथ मार्केट के एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे, आईडीबीआई कैपिटल के देवेन मेहता और प्रूडेंट कॉर्पोरेट के प्रदीप होचंदानी हमारे साथ हैं। आप तीनों को नमस्कार, शो में स्वागत है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट अब तक की परफॉर्मेंस दर्शकों की स्क्रीन पर। हरीश जी के पोर्टफोलियो में 9% की गिरावट है। कौन से स्टॉक्स गलत पड़े हैं कि या फिर रिस्क मैनेजमेंट में गलती हुई है, समझेंगे आपसे। देवेन जी के पोर्टफोलियो में बढ़िया गेंस हैं, 4.5% के। प्रदीप जी हफ्ते की शुरुआत से अब तक स्टेडी 2% भी ठीक नहीं हो। अब सही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बढ़िया परफॉर्मेंस मानी जाएगी 2% को भी। अब शुरुआत करते हैं हरीश जी से। सर, सबसे पहले आपका पोर्टफोलियो स्क्रीन पर आएगा, ध्यान से देखेंगे कौन कौन से स्टॉक्स हैं, क्या क्या ट्रेडिंग की है, कौन से स्टॉक्स में कहाँ गलत पड़े हैं। मीशो को आपने किया एग्जिट आपने किया, न्यू इंडिया एश्योरेंस को, और एथर एनर्जी यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग हो गई। एथर एनर्जी तो वायदा बाजार में एंट्री कर रहा है स्टॉक में। शुरुआत में तो बढ़िया गेंस थे, एक बार देखता हूँ इंट्राडे में क्या हालचाल है। यहाँ पर 3-3.5% की तेजी देखने को मिली। सर, खुलती प्रॉफिट बुकिंग की आपने एथर में? नहीं, गुड मॉर्निंग आशीष जी। पहले अगर देखा तो मार्केट थोड़ा वोलेटाइल है, उसके चलते मैंने थोड़ी देर के बाद प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था एथर में। तो ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, उसी के लेवल के आसपास मैंने प्रॉफिट बुकिंग भी किया हुआ है। यहाँ पर फोकस रख के चलेंगे। अच्छा सर, स्टॉक कौन सा गलत पड़ गया? 9% की गिरावट आ गई। स्टॉक पिकिंग में गड़बड़ हुई है या फिर रिस्क मैनेजमेंट में? बिल्कुल, जिस तरीके से मार्केट वोलेटाइल है, थोड़ा प्रॉफिट एग्जिट जल्दी कर लिया था। चाहे होटल्स वगैरह में ऑलमोस्ट वहाँ पे 3.5% का रिटर्न देखने मिल रहा था, लेकिन हमने पहले ही एग्जिट कर लिया था। उसमें वहाँ पे थोड़ा बहुत रिस्क मैनेजमेंट का इश्यू आ गया था। और एक मेजरली जो है हमें गलत हुआ है स्टॉक में, जहाँ पे एक डिफेंस स्टॉक था जहाँ पे हमने दिया था कि पारस डिफेंस, तो वहाँ पे नुकसान ज़्यादा हुआ है। तो चलिए, गलती समझ में आ गई तो हाफ द बैटल इज वन। आगे फिर फोकस कर सकते हैं कि गलती रिपीट ना हो। 9% की गिरावट आपके पोर्टफोलियो में, लेकिन उम्मीद है कि परफॉर्मेंस यहाँ से सुधरती हुई नजर आएगी। पोर्टफोलियो अभी के लिए आपका खाली है, 2 शेयरों को ऐड करने का विकल्प है। सर, डैमेज कंट्रोल मोड में आना पड़ेगा। पहला स्टॉक कौन सा?
बिल्कुल आज ऑटो सेक्टर में अच्छा मूवमेंट है और मुझे लग रहा है कि Hyundai मोटर जो है एक अच्छा ब्रेकआउट देखने में नजर आ रहा है और वॉल्यूम का भी ऑलमोस्ट अच्छा खासा गेंस देखने मिल रहा है। तो Hyundai मोटर्स खरीदने के राय दूंगा करंट लेवल्स पे। टारगेट्स बनेंगे 2400 का, स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2230। ऑल राइट, Hyundai मोटर्स शुरुआती सत्र से बढ़िया गेंस है, 2% ऊपर, 2400 रुपये के टारगेट्स और 2230 रुपये का स्टॉप लॉस नोट कर लिया। ढूंढ के रखिएगा एक और स्टॉक। तब तक अब तक खेल में आगे चल रहे देवेंद्र जी से बात करते हैं। इनका पोर्टफोलियो स्क्रीन पर आएगा। 4.5% के गेंस आपको देखने को मिल रहे हैं। ट्रेडिंग के लिहाज से चर्निंग यहाँ पर AWL एग्री में आपको नजर आई, प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। स्टॉक बढ़िया चला था और इसके अलावा देखें तो ग्रो यहाँ पर भी एग्जिट कर लिया। 227 के टारगेट के लिए ग्रो में यहाँ पर खरीदारी की राय दी थी। कल ग्रो में काफ़ी बड़ा मूव भी देखने को मिला था। आज डील्स हुई हैं और उसके बाद आप देखें तो 3.5% फिसला है। ग्रो किस भाव पर एग्जिट किया सर आपने? ग्रो का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था तो स्टॉप लॉस पे ही एग्जिट हुआ है ग्रो। तो अभी तो पोर्टफोलियो खाली है आपका, पहला कौन सा चुनेंगे? तो पहला कॉल रहेगा एंथम बायोसाइंस पे 903 रुपए 50 पैसे के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। करंट लेवल्स पे बाय करेंगे हम लोग एंथम बायोसाइंस। नीचे में 875 875 का स्टॉप लॉस रखेंगे। ऊपर में जो टारगेट है वो 985 का हमें देखने मिल सकता है, तो एंथम बायोसाइंस को बाय करेंगे यहाँ पे। ऑल राइट, एंथम बायोसाइंसेज यहाँ पर 985 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 875 का स्टॉप लॉस है। फोकस यहाँ पर रखिएगा। ढूंढ के रखिए एक और स्टॉक। तब तक प्रदीप जी से बात करते हैं। स्टेडी गेंस है 2% के, ठीक बात है, नुकसान नहीं होना चाहिए, मुनाफा कम हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। पोर्टफोलियो के लिहाज से लॉरस लैब्स यहाँ पर आप देखें तो प्रॉफिट बुकिंग कर दी। LG इलेक्ट्रॉनिक्स पर कल हमने बात की थी, यहाँ पर अभी पोजीशंस होल्ड है। प्रॉफिट बुकिंग सीमेंस में, बजाज ऑटो यहाँ पर भी कर लिया है आपने एग्जिट। LG इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें क्या करना है सर और आज के लिए आइडिया? जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। LG इलेक्ट्रॉनिक्स अभी भी मैं होल्ड कर रहा हूँ। थोड़े से गेन हो रहे हैं पर आई थिंक ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है और उसको होल्ड करना चाहेंगे। जो टारगेट हमने दिए, नया जो एडिशन है वो फार्मा हेल्थ केयर स्पेस आज क्लियरली आउट परफॉर्म कर रहा है और इसी स्पेस में से हम जोड़ना चाहेंगे डॉक्टर लाल पैथलैब को। 1940 के आसपास चल रहा है। पिछले 4-5 सेशन से एकदम नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था और ऊपर के लेवल से जो करेक्शन आया वहां पे 20 डे का सपोर्ट लिया था इसने और अभी अप ट्रेंड वापस से रिज्यूम कर रहा है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे 1890 1890 का और 2100 के 2100 के इसमें टारगेट रहेंगे। 2100 तक के टारगेट्स आपको डॉक्टर लाल पैथ लैब, यहाँ पर आप फोकस रखिएगा। अप ट्रेंड काफ़ी बढ़िया, 1890 का स्टॉप लॉस है। प्रदीप जी दूसरा आइडिया भी बता दीजिए, कौन सा ऐड करेंगे? जी, हेल्थ केयर स्पेस में से ही दूसरा स्टॉक जोड़ेंगे और स्टॉक का नाम है मेदांता। ग्लोबल हेल्थ जो कंपनी है और NSE कोड मेदांता है। यहाँ पे भी ऊपर के लेवल से करेक्शन आया। 34 डीमा के आसपास सपोर्ट लेने के बाद ये करीबन 8-10 सेशन से कंसोलिडेट कर रहा था और आज ये फ्रेश ब्रेकआउट अच्छे वॉल्यूम के साथ कंफर्म कर रहा है। तो मेदांता दूसरी पिक रहेगा। 14 से 1400 के स्टॉप लॉस से लेंगे इसको 1600 यानी कि 1600 के टारगेट के लिए। 1600 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है एक्शन ग्लोबल हेल्थ यानी मेदांता पर और 1400 रुपये का स्टॉप लॉस है। देवेंद्र जी आपकी तरफ से दूसरा आइडिया? एक्चुअली मैं थोड़ा वेट करना चाहूंगा सेकेंड आइडिया के लिए। मेरे Hyundai मोटर्स मेरे रडार पे था लेकिन वो ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है, तो मैं थोड़ा वेट करूंगा। एंथम हम लोग ने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, थोड़ा वेट करेंगे सेकेंड स्टॉक के लिए। ठीक बात है, स्टॉक के लिए वेट करेंगे आप। हरीश जी आपने ऐड करना है स्टॉक या फिर आप वेट करेंगे? आशीष जी मैं भी थोड़ा वेट करना चाहता हूँ, मार्केट थोड़ा वोलेटाइल है तो सेकेंड हाफ में दूसरा स्टॉक देखने की कोशिश करूँ। ठीक बात है, पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस सुधारनी है और इम्पल्सिव ट्रेडिंग से बचना है, ऐसे में वेट एंड वॉच करेंगे हरीश जी और देवेंद्र जी। तो अब एक काम करते हैं, जब हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स वेट कर ही रहे हैं तो हम भी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। काम करते हैं, बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आज की लिस्टिंग गजा ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट लिस्टिंग कैसी हुई है, ग्रोथ आउटलुक कैसा है और आगे के कैसे हैं प्रॉस्पेक्ट्स, बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे कंपनी के MD एंड CEO गोपाल जैन। बस एक चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गजा ऑल्टरनेट एसेट मैनेजमेंट की आज 15% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई है। कंपनी के इशू को लेकर निवेशक समझना चाहते हैं कि कंपनी दरअसल आप देखें तो क्या करती है। रिस्पांस तो काफ़ी बढ़िया मिला, सब्सक्रिप्शन के लिहाज से 33 गुना से ज़्यादा IPO भरा था और लिस्टिंग भी आज देखें तो काफ़ी बढ़िया देखने को मिली। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ है कंपनी के MD एंड CEO गोपाल जैन। सर शो में स्वागत है आपका, नमस्कार। और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, काफ़ी बढ़िया लिस्टिंग यहाँ पर देखने को मिली। रिस्पेक्टिव की मार्केट थोड़ा सा फ्लैट देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके बाद भी लिस्टिंग तो बढ़िया हुई है। समझना चाहते हैं आपके बिजनेस को, क्योंकि जितना पढ़ रहे हैं उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता जा रहा है,
तो एक बार दर्शक आम भाषा में समझ जाएंगे तो बेहतर हो जाएगा कि बिजनेस मॉडल दरअसल कैसा है, इसमें प्रेडिक्टेबिलिटी कैसे आएगी ग्रोथ को, हम कैसे समझेंगे कि गजा कैसे ग्रोथ करेगी? बिल्कुल, बहुत सिंपल बिजनेस है। फंड मैनेजर है गजा कैपिटल, एक फंड मैनेजर है, फंड्स को मैनेज करता है। पर किस तरह के फंड्स को मैनेज करता है? AIF फंड्स को मैनेज करता है। AIF एक रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। हम 22 साल से ये काम कर रहे हैं। हमारे पास कई फंड हैं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से बाहर हैं। उनसे जितनी भी हमारी आय होती है, 3 प्रकार की आय होती है। मैनेजमेंट फ़ी, प्रॉफिट का अंश जिसे कैरिड इंटरेस्ट कहा जाता है, और जो हम पूंजी स्वयं अपने जो है फंड्स में डालते हैं, जो कि सेबी की एक रिक्वायरमेंट है कि आपको अपनी ही पूंजी फंड्स में डालनी होती है, उसके ऊपर वृद्धि मिलती है। ये तीनों चीज़ें हमारी आय है। खर्चे क्या हैं? 2 सबसे बड़े खर्चे, एक टीम का खर्चा और एक ये पूंजी को बढ़ाने का, उगाने का खर्चा। तो ये अगर आप आय ले लें, ये 2 बड़े खर्चे ले लें, तो आपको जो नफ़ा है प्रॉफिट का बहुत अच्छा अंदाज़ा हो जाता है। हम कई सालों से प्रॉफिटेबल हैं। मार्च 24 में हमारा प्रॉफिट करीबन 45 करोड़ था। मार्च 25 में हमारा प्रॉफिट 62 करोड़ था। मार्च 26 ईयर एंड में हमारा प्रॉफिट 82 करोड़ था। हमारी नेटवर्थ 600 करोड़ है। तो ये बिज़नेस 20-22 साल के बाद, कई फंड के बाद, कई आय के स्रोतों की धाराओं के बाद, तभी हमारा मानना है कि हम एक प्रिडिक्टेबल मॉडलेबल बिजनेस है। इंक्रीजिंगली प्रिडिक्टेबल, इंक्रीजिंगली मॉडलेबल। और फाइनली सब समझने का एक सिंपल तरीका क्या है कि हमारा प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट कैसे बढ़ रहा है, हमारी नेटवर्थ क्या है, नेटवर्थ पे क्या रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, और हम ये कितने साल कर सकते हैं। क्या जो ट्रेंड रहा है पिछले 2-3 साल का प्रॉफिट का कि हमारा 45 करोड़ से 82 करोड़ हो गया, हर साल करीबन 30% से बढ़ा है, क्या ऐसे चल सकता है कि गिर जाएगा? क्या हमारी रिटर्न ऑन नेटवर्थ बढ़ सकती है? क्या हम कितने साल और ये बिज़नेस चला सकते हैं? अगर आप क्रिसिल की रिपोर्ट देखें RHP में, तो उनका मानना ये है कि ये इंडस्ट्री कई सालों तक 26% की दर पे बढ़ेगी। यानी कि हम नए फंड लगा सकते हैं। फ़ंड बहुत सरल भाषा में कहूँ, एक तरीके से बिल्कुल अलग चीज़ें हैं, बट एनालॉजी यूज़ करूँगा, जैसे हमारी फैक्ट्रीज़ हैं तो हम और फंड्स लगा सकते हैं। और अगर हम फंड्स को ठीक तरीके से चलाएं, जैसे कि हम पहले से चलाते रहे हैं, तो उनसे आय के कई स्रोत हैं। तो ये एक बहुत ही हमने कोशिश करी है एक सिंपल सरल बिज़नेस बनाने की, पारदर्शी बिज़नेस बनाने की। बाकी मेरा न्योता है निवेशकों को कि वो संशोधन करें, विश्लेषण करें और खुद फिर उसके बाद अपना डिसीजन लें। ठीक बात है सर। वैसे तो निवेशकों ने काफ़ी हद तक डिसीजन ले ही लिया, तभी अच्छी बढ़िया लिस्टिंग यहाँ पर देखने को मिली है। अब क्योंकि आपने बिजनेस मॉडल हमें समझा दिया, तो कुछ और सवाल मेरे मन में आ रहे हैं कि ये जो आपने बताया कि सेगमेंट्स रेवेन्यू है, जैसे आपने बताया कि एक तो मैनेजमेंट फ़ी है, फिर आपकी फ़ंड की ग्रोथ है और बाकी कि आपकी जो पूंजी है उसकी जो वृद्धि होगी, तो इसमें किसकी कितनी हिस्सेदारी है? तो 3 स्रोत क्या है? एक मैनेजमेंट फ़ी, एक हमारी पूंजी जो हम लगाते हैं उसकी वृद्धि, और तीसरा फंड्स के अंदर जो निवेशक हैं, फंड्स के अंदर, AMC के अंदर नहीं, फंड्स के अंदर जो निवेशक हैं उनके प्रॉफिट की का एक अंश। ये 3 है। तो क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी जैसी कंपनीज बढ़ती हैं, पुरानी होती हैं, तो जो परफॉर्मेंस फ़ी है यानी कि प्रॉफिट का अंश और जो वृद्धि वाला, जो पूंजी के ऊपर वृद्धि वाली आय होती है, वो बढ़ती है। तो वो हमारी आय बढ़ती रही है और करीबन आज के दिन आप समझिए करीबन 60% हमारी परफॉर्मेंस फ़ी है और 40% के करीब हमारी मैनेजमेंट फ़ी है। बिल्कुल। और अगर, क्योंकि वैसे तो आपने काफ़ी हद तक आइडिया दे दिया कि क्रिसिल की रिपोर्ट क्या बता रही है, कितनी ग्रोथ यहाँ पर आ जाएगी, लेकिन अब आपका क्योंकि लिस्टिंग हो चुकी है तो आप खुलकर बता भी सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा साथ में, ये बता दीजिए कि गजा की ग्रोथ आगे कैसे यहाँ पे इंश्योर होगी। और दूसरी बात, क्योंकि आपसे बात करने का मौका मिला है, तो ये भी बताइए कि सर इस मार्केट में सबसे बढ़िया थीम्स आपको कौन सी लग रही हैं? देखिए, इस मार्केट ने सारी दुनिया को बताया कि हिंदुस्तान में कितना ठोसपन आ गया है। मतलब कि कितनी स्ट्रॉन्ग नींव है कि दुनिया में क्या कुछ नहीं हो रहा, उसके बावजूद हमारी मार्केट की गहराई देखिए, इकोनॉमी की गहराई देखिए। अब हम एक बड़ी इकोनॉमी, एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। ये एक हमने 2026 में एक तरीके से फाइनली हमने दुनिया को ये दिखाया है कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था एक बड़ी गहरी अर्थव्यवस्था है और दुनिया में जो भौगोलिक बदलाव हो रहे हैं उसके बावजूद ये आगे बढ़ रही है। इसके नीचे बहुत सारे लोग आगे पनप सकते हैं, बढ़ सकते हैं, कंज्यूमर्स, इन्वेस्टर्स, बिज़नेस बनाने वाले। तो ये सबसे बड़ा मैसेज है। जहाँ तक बात रही हमारा बिज़नेस, हम कोई और बिज़नेस नहीं करना चाहते, हम ऑल्टरनेटिव्स में हैं। हम नए नए फ़ंड लगाएंगे। 2 नए फ़ंड्स का जिक्र बहुत भरपूर में हमारे RHP में है, फ़ंड नंबर 5 और
एक नया सेकेंडरीज फंड। हमारी स्ट्रैटेजी इवॉल्व, मतलब कि उसमें बदलाव आए हैं, पर ये नहीं है कि दिन और रात हो गए। पिछले 20-22 साल में हमने नए सेक्टर ऐड किए हैं। अब हिंदुस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप की बात नहीं है, इनोवेशन की बात है, यानी कि नई चीज़ें बन रही हैं, डीप टेक जैसी चीज़ें आ रही हैं। तो हमने भी अपने आने वाले भविष्य के बारे में काफ़ी लिखा है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप हमारे साथ जुड़े ग्रोथ आउटलुक पर और विस्तार से आपने काफ़ी चर्चा की। थैंक यू सो मच सर। चलिए इसी के साथ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद देखेंगे हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स। चलिए वेलकम बैक, देखते हैं तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट कार्ड परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर आएगी। देखिए सबसे पहले हरी जी के पोर्टफोलियो में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है अब 10.5% तक की गिरावट। देवेंद्र जी के गेंस भी हो गए गायब, लेकिन अब मुकाबले में चल रहे हैं प्रदीप जी स्टेडीली 3% के गेंस के साथ। आप तीनों का धन्यवाद, और चलिए इस शो में इतना ही। आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।